नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है आर्टीरियल ब्लड गैसेस। आर्टीरियल ब्लड गैसेस को हम ABGs बोलते हैं। A फॉर आर्टीरियल, B फॉर ब्लड एंड G फॉर गैसेस। आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जिनसे कि हम टेस्ट के दौरान देखते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यहाँ पे है कि जो ब्लड होता है वो आर्टरी और वेन, आर्टरीज में प्योर ब्लड और वेन में इम्प्योर ब्लड होता है। तो जो आर्टीरियल सप्लाई होती है वहाँ से हम इसका सैंपल लेते हैं ABG एनालिसिस का। तो ABG इज़ ए ब्लड टेस्ट विच इज़ यूज्ड टू गिव एन इंडिकेशन ऑफ वेंटिलेशन, गैस एक्सचेंज एंड एसिड बेस स्टेटस। ABG क्या है? एक ब्लड टेस्ट है जिससे कि हमें क्या पता चलता है, वेंटिलेशन के बारे में, हमारी बॉडी में वेंटिलेशन प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा है, गैस एक्सचेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, और एसिड बेस जो स्टेटस है वो सही है या नहीं है, कहीं हमारी बॉडी एसिडोसिस या एल्कलोसिस के केस में तो नहीं जा रही है। ये सब चीज़ें हम ABG एनालिसिस से जान सकते हैं। ABG sample is taken from an arterial blood supply। arterial blood supply से ABG सैंपल हम लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम लेते हैं रेडियल आर्टरी से, जो कि कहाँ पर होती है? रिस्ट में। रेडियल आर्टरी लोकेटेड एट द रिस्ट। नेक्स्ट है फीमोरल आर्टरी, इससे कभी कभी लिया जाता है और ये होती है ग्रॉइन में। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रेडियल आर्टरी से ABG एनालिसिस का सैंपल लिया जाता है। ABGs गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्टिविटी इन बोथ। ABG से हमें दो जो सिस्टम है हमारे मेजर, उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। एक तो रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक मेटाबॉलिक सिस्टम। ये दोनों सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ABG एनालिसिस इज़ यूज्ड। ABG एनालिसिस किस में यूज किया जाता है? एड इन एस्टेब्लिशिंग डायग्नोसिस। एसिडोसिस का, एल्कलोसिस का क्या डायग्नोसिस बना रहे हैं हम पर्टिकुलर पेशेंट में, वो ABG पे डिपेंड करता है। गाइड्स ट्रीटमेंट प्लान, किसी व्यक्ति का ट्रीटमेंट प्लान किस तरह से होगा, तो वो हम पहले ABG एनालिसिस करेंगे, उसके बाद वो उस पर निर्भर करेगा। जैसे कि एक व्यक्ति वेंटिलेशन में है और हम उसे वेंटिलेशन से वीनिंग कराना चाहते हैं, तो पहले हम ABG एनालिसिस कराते हैं। एड्स इन वेंटिलेटर मैनेजमेंट, यही वेंटिलेटर मैनेजमेंट में भी सहायक है। इम्प्रूवमेंट इन एसिड बेस मैनेजमेंट, यदि किसी व्यक्ति को एसिडोसिस है या फिर एल्कलोसिस है, तो उसमें मैनेजमेंट में हम देखते हैं कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है और उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी हम ABG सैंपल लेते हैं। तो ABG एनालिसिस इज यूज्ड इन एड्स इन एस्टेब्लिशिंग डायग्नोसिस, गाइड्स ट्रीटमेंट प्लान, एड्स इन वेंटिलेटर मैनेजमेंट एंड इम्प्रूवमेंट इन एसिड बेस मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल pH इज रेसिस्टेड बाय 3 मैकेनिज्म। 3 मैकेनिज्म होती हैं जिससे कि हमें जो नॉर्मल pH है हमारी बॉडी का, उससे कहीं डेविएशंस तो नहीं हो रहा है, उसको मैनेज करती हैं। ये 3 मैकेनिज्म क्या हैं? पहली है बफरिंग सिस्टम। बफरिंग सिस्टम कैसे रोल प्ले करता है? एक्ट्स लाइक ए केमिकल स्पंज। ये जैसे स्पंज होता है जो पानी को सोख लेता है, उसी तरह ये केमिकल स्पंज की तरह होता है। एंड तो ये जो केमिकल स्पंज होता है ये क्या करता है? न्यूट्रलाइज एसिड एंड बेस। यदि एसिड जाता है तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, यदि बेस जाता है तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये काम होता है बफरिंग सिस्टम का। इट इज़ एन एसिड बेस हीमोस्टैटिक मैकेनिज्म। जैसे हमारे शरीर में फ्लूइड मैनेजमेंट की हीमोस्टैटिक मैकेनिज्म होती है, उसी तरह से जो बफरिंग सिस्टम है वो एसिड बेस का हीमोस्टैटिक मैकेनिज्म है। नेक्स्ट होता है लंग्स और नेक्स्ट होता है किडनीज। तो ये तीनों चीज़ें एक तरह से जो pH डेविएट होता है पर्सन में, उसको मैनेज करती हैं। क्या क्या चीज़ें?
बफरिंग सिस्टम, लंग्स और किडनीज। नेक्स्ट अब हम पढ़ लेते हैं नॉर्मल वैल्यू क्या क्या होती हैं आर्टीरियल ब्लड गैस की। तो नॉर्मल वैल्यू होती हैं पीएच। पीएच जो होता है वो एसिडिटी या एल्कलाइन क्या है बॉडी में वो उसको बताता है। तो इसकी रेंज होती है 7.35 से 7.45। इसका मतलब है ये इसकी नॉर्मल रेंज है। यदि 7.35 से कम पीएच है तो इसका मतलब एसिडिक, और यदि 7.45 से ज़्यादा पीएच है तो इसका मतलब एल्कलाइन। नेक्स्ट आता है PaCO2। PaCO2 इनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी केवल हम नॉर्मल वैल्यू देख रहे हैं इनकी। तो PaCO2 होता है 35 से 45 mm of Hg, इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। और ये क्या होता है रेस्पिरेटरी डिटर्मिनेंट। पीएच का जो आर्टीरियल ब्लड गैस है उसका रेस्पिरेटरी डिटर्मिनेंट है, क्योंकि CO2 और O2 रेस्पिरेशन से रिलेटेड हैं, और इसकी नॉर्मल रेंज है 35 to 45। नेक्स्ट आता है PaO2 ऑक्सीजन, ये है 75 to 100 mm of Hg, इसकी रेंज होती है 75 to 100 mm of Hg। नेक्स्ट आता है बाइकार्बोनेट, ये होता है 22 to 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और ये क्या होता है मेटाबॉलिक डिटर्मिनेंट ऑफ आर्टीरियल ब्लड गैस। बाइकार्बोनेट जो होता है वो मेटाबॉलिक से रिलेटेड होता है, मेटाबॉलिक डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट होती है ऑक्सीजन सैचुरेशन, जो कि हम पल्स ऑक्सीमीटर से मेज़र करते हैं। ये होनी चाहिए इसकी नॉर्मल रेंज 94 to 100%। और लास्ट में आता है बेस एक्सिस, इसकी रेंज होती है नॉर्मल -2 से +2 मिलीमोल पर लीटर, -2 to +2 mmol पर लीटर। तो ये एक बार वापस से लेते हैं नॉर्मल वैल्यू ABG की। PS 7.35 से 7.45, PaCO2 35 to 45 mm of Hg, और ये इम्पोर्टेंट है बहुत कि ये रेस्पिरेटरी डिटर्मिनेंट है, और ये वैल्यू भी याद होनी चाहिए किसी भी डायग्नोसिस को बनाने से पहले कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, या फिर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है। ये सब चीज़ें हम इसी नॉर्मल रेंज से तय करते हैं। अब PaO2 75 to 100 mm of Hg, बाइकार्बोनेट 22 to 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और ये क्या है मेटाबॉलिक डिटर्मिनेंट। ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 to 100% एंड बेस एक्सेस -2 to +2 मोल पर लीटर। अब हम एक एक करके इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है पीएच। पीएच कैसे बनता है H+ आयन से। H+ आयन क्या होते हैं ये हमें बताते हैं एसिडिटी के बारे में या फिर एल्कलाइन के बारे में। तो जैसे जैसे H+ आयन इंक्रीज होते जाते हैं तो क्या होता है पीएच कम होता जाता है, pH डिक्रीज होता जाता है। The pH is the concentration of hydrogen ions and determines the acidity or alkalinity of the body fluid। pH क्या होता है कंसंट्रेशन होती है हाइड्रोजन आयन की, और ये हमें बताती है कि हमारे बॉडी फ्लूइड में एसिडिटी है या फिर एल्कलिनिटी है। यदि जो कि हमने पढ़ा था 7.35 से 7.45 इसकी नॉर्मल रेंज है, तो यदि 7.35 से कम है pH तो एसिडोसिस, और 7.45 से ज़्यादा है तो एल्कलोसिस। नेक्स्ट है PaCO2, इसको हम क्या बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 35 to 45 mm of Hg। ये क्या शो करता है शो द एडुकेसी ऑफ द गैस एक्सचेंज बिटवीन द एल्वियोलाई एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एल्वियोलर वेंटिलेशन के बारे में ये हमें बताता है। अब जैसे कि ये लंग है, और लंग से जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है बॉडी के बाहर का
उसके बीच में जो गैस एक्सचेंज हो रहा है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो कितनी एडिक्वेट अमाउंट में, कितनी एडिक्वेसी से हो रहा है, ये बताता है। तो ये हमें एल्वियोलर वेंटिलेशन के बारे में बताता है। When there is a damage in the alveoli, अब यदि जो एल्वियोलाई हैं उनमें डैमेज हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस एंड दिस कंबाइंस विद वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड कॉजिंग एसिडोसिस। तो जो एल्वियोलाई है वो यदि उसमें डैमेज हो गया तो वो क्या करेगा, सही ढंग से काम नहीं कर पाएगा, और सही ढंग से काम नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को वो बाहर नहीं भेज पाएगा बॉडी के, और बॉडी के बाहर नहीं भेज पाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी, और ज़्यादा होने पे क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ प्लस हो जाती है और क्या बना लेती है, H2CO, हो गए 3, 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, तो CO3, यानी कि ये बना लेती है कार्बोनिक एसिड, और ये एसिडोसिस हो जाता है इसकी वजह से। तो COPD जो केस है उसमें क्या होता है, हाइपोवेंटिलेशन, मतलब कि COPD में एल्वियोलाई ढंग से काम नहीं कर पाते हैं, हाइपोवेंटिलेशन हो जाता है, मींस कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो ये क्या है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, क्योंकि इससे एसिडिक एनवायरनमेंट बन जाता है। नेक्स्ट आता है हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन के का मतलब क्या है कि ज़्यादा वेंटिलेशन होना, ज़्यादा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा आदान प्रदान होना। तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा आएगी तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाएगी, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम हो जाना, और उसकी वजह से जब ये कम हो जाएगा तो मतलब ज़्यादा होता है तो एसिडोसिस होता है, और कम हो गया तो एल्कलोसिस। और ये CO2 किससे संबंधित है, रेस्पिरेशन से, तो यहाँ पर क्या हो गया, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। तो इसके आधार पर हम इस तरह से बता सकते हैं कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या फिर रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। रेस्पिरेशन से CO2 संबंध है, और CO2 ज़्यादा का संबंध है एसिडोसिस से, और CO2 कम का संबंध है एल्कलोसिस से। तो COPD में तो क्या होता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। कई बार ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं तो उनके आंसर इसी में से निकलते हैं। और हाइपर वेंटिलेशन में रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। तो ये पढ़ लिया हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि नॉर्मल रेंज होती है इसकी 35 to 45 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट आता है PaO2। PaO2 को हम क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजनेशन या पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या पार्शियल प्रेशर है। तो PaO2 इंडिकेट्स अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल टू बाइंड विद हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन की वो अमाउंट जो कि अवेलेबल है किसके लिए, हीमोग्लोबिन से अटैच होने के लिए या हीमोग्लोबिन से बाइंड होने के लिए। द pH प्ले ए रोल इन द कंबाइनिंग पावर ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। pH जो है उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से कंबाइन होगी या नहीं होगी, ये डिपेंड करेगा pH पे। ए लो pH मीन्स देयर इज़ लेस ऑक्सीजन इन द हीमोग्लोबिन। लो pH का मतलब है हीमोग्लोबिन से कम ऑक्सीजन कंबाइन हो रही है। नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन सैचुरेशन, जिसको कि हम SO2 बोलते हैं, और इसकी नॉर्मल रेंज होती है 94 to 100%। मेजर्ड इन परसेंटेज में मेजर होती है ये, जैसे कि हमने यहाँ पे परसेंट दिखाया हुआ है। इज़ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड दैट कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन। अमाउंट ये बताता है कि कितने अमाउंट में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कंबाइन है। जैसे 94% में कम अमाउंट होगी और 100% में वो ज़्यादा अमाउंट हीमोग्लोबिन से कंबाइन होगी। नेक्स्ट आता है बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट की नॉर्मल रेंज क्या है, 22 to 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। बाइकार्बोनेट क्या था, मेटाबॉलिक डिटर्मिनेंट था ABG एनालिसिस का। इज़ एन एल्केलाइन सब्सटेंस। इसकी क्या प्रकृति होती है बाइकार्बोनेट की, कि इसकी एल्केलाइन सब्सटेंस की तरह इसको मानते हैं हम। यदि बाइकार्बोनेट कम होता है तो एल्कलाइन होता है ये, तो यदि ये कम होगा तो क्या होगा,
एसिडोसिस होगा। और बाइकार्बोनेट किससे संबंधित है? मेटाबॉलिक से। जैसे कि CO2 तो रेस्पिरेशन से संबंधित था, वैसे ही बाइकार्बोनेट मेटाबॉलिक डिटर्मिनेंट है। तो यदि बाइकार्बोनेट कम होता है इसका मतलब मेटाबॉलिक, और कम होना मतलब कि एसिडोसिस, और ज़्यादा होना मतलब कि बाइकार्बोनेट का ज़्यादा होना एल्कलोसिस। और मेटाबॉलिक में तो बाइकार्बोनेट आएगा ही आएगा। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि यदि बाइकार्बोनेट कम है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और बाइकार्बोनेट ज़्यादा है तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। इसके नेक्स्ट में हम इसी चैनल पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एल्कलोसिस और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एल्कलोसिस के बारे में पढ़ेंगे कि वो किन किन कंडीशंस में होते हैं और उनका क्या क्या ट्रीटमेंट होता है। नेक्स्ट आता है बेस एक्सेस। बेस एक्सेस क्या है? इसकी रेंज बताई थी हमने -2 to +2 मिलीमोल पर लीटर। BE वैल्यू इज़ रूटीनली चेक विद बाइकार्बोनेट वैल्यू के साथ इसको चेक किया जाता है। और यदि ये -2 से कम है तो एसिडोसिस, और यदि ये +2 से ज़्यादा है तो एल्कलोसिस। तो ये सब क्राइटेरिया हैं, एक मेज़रमेंट है कि इससे कम यदि कोई चीज़ होगी तो वो एसिडोसिस होगी, इससे ज़्यादा होगी तो एल्कलोसिस होगी। और इसके हिसाब से ही फिर हम तय करते हैं कि हमारी जो बॉडी फ्लूइड है वो एसिडिक कंडीशन में है या एल्कलाइन कंडीशन में है। तो आज का हमारा टॉपिक था आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस। इसको हम ABG भी बोलते हैं, ABG टेस्ट भी बोलते हैं। और इसमें जो सैंपल लिया जाता है वो आर्टरी से लिया जाता है। इससे हम पता लगाते हैं कि हमारी जो ब्लड है या फ्लूइड है हमारी बॉडी के, उसमें एसिडिक कंडीशन है या एल्कलाइन कंडीशन है। मोस्टली इसका सैंपल लिया जाता है रेडियल आर्टरी से। ये हमें इन्फॉर्मेशन देता है रेस्पिरेटरी सिस्टम और मेटाबॉलिक सिस्टम के बारे में। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।